नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां आपको बता दें शुरुआती चरण का जिक्र किया जाए तो 25,000 और 2026 तक 2 लाख बीमा सखियां होंगी। जी हाँ, वहीं पीएम मोदी ने कहा महिला आगे बढ़ेंगी, अवसरों के द्वार खोलेंगी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को ऊंची उड़ान भरने का नया अवसर जो दिया, उन्होंने पूरी तरीके से महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। 3 साल में देश भर में 2 लाख महिला सखी बनाई जाएंगी। बीमा सखियों को न केवल LIC से कमीशन मिलेगा, बल्कि सरकार की ओर से पहले साल 7,000 रुपये मासिक और दूसरे साल 6,000 रुपये, तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। हर महीने का जिक्र किया जाए तो 2,100 रुपये की राशि अतिरिक्त प्रोत्साहन रूप में भी मिलेगी। तो सेक्टर 13 से और 17 के दशहरा ग्राउंड में हजारों महिलाओं की मौजूदगी में पहले केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के लिए कराए हुए कामों को गिनाया भी। देखिए, अमर उजाला अखबार मेरे हाथ में है और ये फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। डिटेल में ये जो पेज है, देखिए इसमें हेडलाइन दी हुई है, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, अवसरों के द्वार खोलेंगी। यानी कि महिला को जब खुद मौका मिलेगा, वो आगे अगर बढ़ेंगी तो जाहिर है अवसर इससे और ज्यादा उत्पन्न होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और पानीपत में बीमा सखी योजना का आगाज हो गया है। शुरुआती चरण का जिक्र कर रहे हैं और 25,000 2026 तक 2 लाख बीमा सखियां होंगी। शुरुआती चरण में 25,000 है और 2026 यानी कि 2 साल में 2 लाख बीमा सखियां जो हैं वो होंगी। इस बीच एक तस्वीर भी छापी गई है जिसमें पानीपत में बीमा सखी को नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। देखिए, ये भी आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो जाहिर तौर पर देश के लिए बहुत प्रगतिशील बात है। ये नए अवसरों के द्वार खोलेंगी महिलाएं और इसीलिए उन्हें इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आगे बढ़ने के पर्याप्त मौके देना, सामने आने वाली हर बाधा को दूर करना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को वित्तीय जागरूकता प्रदान करने और बीमा एजेंट बनाने के लिए हरियाणा के पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का आगाज किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकरीबन 10 साल पहले पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत हरियाणा समेत देश भर में हजारों बेटियों को बचाया भी गया था। अब यहीं से बीमा सखी योजना की शुरुआत हो रही है। योजना के तहत 18 वर्ष आयु की 10वीं पास बेटियों को बीमा एजेंट बनने का मौका मिलेगा। उन्हें पहले 3 सालों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। हर एक बीमा सखी को पहले साल 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद वो बतौर LIC एजेंट जो है काम करती हुई दिखाई देगी। तो अहम बात यह है कि मोदी सरकार में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है और सिर्फ बात नहीं की जा रही, ग्राउंड जीरो पर अगर देखें तो उसके लिए काम भी किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बहुत लाजमी होता है कि आप कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से एक नई सुविधा महिलाओं को दी है, जिससे उनके आत्मसम्मान में वाकई में बढ़ोतरी होगी। देखिए, कल एक बात का और जिक्र किया गया पीएम के द्वारा कि LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करते वक्त ये कहा कि आज 9 तारीख है। शास्त्रों में 9 बहुत शुभ माना जाता है। 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और पीएम ने कहा कि हरियाणा में एक है तो सेफ हैं कहा को जिस तरह अपना लक्ष्य को अपनाया गया है, उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया। विपक्ष पर निशाना भी साधा पीएम मोदी ने कहा कि हर चीज़ को वोट बैंक के तराजू पर तौलने की ज़रूरत नहीं होती और लोग आजकल बहुत परेशान हैं। उन्होंने समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी पर माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद क्यों बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा एक तंज विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा। जिन लोगों ने माता बहनों को वोट बैंक समझा है, वो इस रिश्ते को समझ नहीं पाएंगे। 10 साल पहले माता बहनों के पास शौचालय नहीं था, गैस नहीं थी। मोदी ने उनको दोनों चीज़ें दिलाई। महिलाएं घर की अब मालकिन हैं। 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं और ये ना होते तो गैस सब्सिडी हुई, सुकन्या योजना हुई या फिर समृद्धि योजना हुई। ये योजनाओं का लाभ महिलाओं को, कन्याओं को कैसे मिल पाता। तो इसका इनिशिएटिव जो लिया सबसे पहले बीजेपी ने लिया और यही बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। देखिए कि हमारी कथनी और करनी एक है। यदि महिलाओं को हम सुविधा दे रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि ये वोट बैंक है, बल्कि हम इसे वोट बैंक से परे मानते हैं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान
सर्वोपरि होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल है। देखिए, भारत ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र से हर क्षेत्र में विकास किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। न भारत टाइम्स में इस खबर को जगह मिली है, अमर उजाला में छापा गया है, दैनिक जागरण में भी खबर का जिक्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देखिए, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का अनुसरण करते हुए भारत ने जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट किया है, वो हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। और आज दुनिया का हर विशेषज्ञ, हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर एक्साइटेड है, उत्साहित है। मोदी यहाँ पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया का हर विशेषज्ञ, हर निवेशक भारत को लेकर उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र का अनुसरण करते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया था, लेकिन पिछले 10 साल में हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और देखिए, तमाम अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। देखिए, हर सेक्टर, हर फैक्टर को बढ़ावा देकर विकसित बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कल बड़ी बात की है। और देखिए, आपको बता दें, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत कल, इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने करी। 5000 लोग इसमें शामिल हुए थे। देखिए, तमाम 5000 जानी मानी हस्तियां इसमें उद्घाटन समारोह में शिरकत की। मंच के पहले दिन आपको बता दें कि लगभग जो कहा गया है, जो एक टेंटेटिव आइडिया लगा है कि 8.5 लाख करोड़ के निवेश हुए हैं। तो कम समय में राजस्थान में शानदार काम हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। यहाँ बिजनेस सबसे सरल होगा, ये भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने भी ये बात कही। तो फिलहाल देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने JECC में इसका उद्घाटन भी किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम ग्लोबल विजन, ग्लोबल इम्पैक्ट पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार औद्योगिक प्रगति के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर काम करते हुए हर एक सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, हर एक सेक्टर को उतने ही इम्पोर्टेंस की नज़र से देख रही है। हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा भी हम दे रहे हैं। सबके प्रयास की भावना से ही हमारा विकसित राजस्थान बना पाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के तरीके से उसी मंत्र पर आगे चल रहा है और दुनिया भर के निवेशकों में इस बाबत काफ़ी उत्साह, एक बड़े मार्केट के तौर पर कह सकते हैं भारत को देखा जा रहा है। भारत की सफलता डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा, डिलीवरी पावर की अहम भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा है। पीएम ने कंट्री पवेलियन व अन्य स्टॉल्स का अवलोकन भी किया था, जो तस्वीरें भी हम आपको पहुंचाई थी। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, कम वक्त है लेकिन राजस्थान में किस तरीके से शानदार काम हुआ ये सब ने देखा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे पास सबसे बड़ा स्किल्ड युवा वर्ग भी होगा। ये तकनीकी डेटा है, युवा शक्ति, टेक पावर और डेटा पावर के नए आयाम जोड़कर हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने का काम किया गया है। और इसी बीच भजन लाल शर्मा ने कहा कि टीम ने शानदार वर्क किया और यही एक बड़ी वजह है कि फर्स्ट डे यानी कि कल तो उद्घाटन सत्र था, पहले ही दिन 8.5 लाख करोड़ का निवेश की बात सामने आई। देखिए, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया कि अलग अलग अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है, तो यहाँ पर भी एक हेडलाइन दी हुई है, भारत ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र से हर क्षेत्र में विकास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा और दुनिया का हर इन्वेस्टर जो है इस भारत को लेकर एक्साइटेड। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि देखिए, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, भारत बहुत लंबे समय तक सबसे युवा देशों में शुमार रहेगा। कई सालों तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक रहेगा और युवाओं का सबसे बड़ा समूह होगा, साथ ही सबसे बड़ा कुशल युवा वर्ग भी होगा। इसके लिए सरकार एक के बाद एक अहम फैसले ले रही है। युवा वर्ग होने से आप समझिए कि कोई भी देश अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा होते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर वहाँ की इकॉनमी पर पड़ता है, वहाँ के डेवलपमेंट पर पड़ता है। अगर ये बात भारत के कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है तो जाहिर है ये 2047 से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, जब ये कहा जा रहा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और उसी दिशा में आगे लगातार कदम बढ़ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं संसद की। देखिए, जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के संबंधों पर हंगामा है। तो जॉर्ज सोरोस का जो मुद्दा है वो कई तरीके से उठा है। देखिए, इस बीच हम लगातार कह रहे हैं संसद में कोई भी कामकाज सुचारू तरीके से नहीं चल पा रहा। संसद एक बार फिर से ठप हो गई। दैनिक जागरण, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है।
तो संसद के दोनों सदनों में अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर सामने आए नए गठजोड़ को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा कर दिया। साथ ही दोनों सदनों में देश की संप्रभुता और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हालांकि इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया और कहा कि अडानी के मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष ये झूठ फैला रहा है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। वहीं अब तक हंगामे में आगे दिखने वाली कांग्रेस पर अब बैकफुट पर है। उनके नेता सदन की कार्यवाही चलाने की मांग करते दिखे। इस पर सत्ता पक्ष ने उन्हें आड़ों हाथ लिया और कहा कि जब तक हंगामा कर रहे थे तो ठीक था और अब खराब है, यानी कि अनुकूल मुद्दा है तो आप हंगामा करेंगे वो ठीक है, आपका प्रतिकूल मुद्दा हुआ तो ये गलत होगा। ये दोहरा रवैया ठीक नहीं है। इस मामले में सत्ता पक्ष ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और जॉर्ज सोरोस का जो मुद्दा है वो बहुत तेजी से उठाने लगा है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बाबत यही कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया। मोनिका, बाकी आपको खबर डिटेल में बताएंगी। बिल्कुल, देखिए अखबार में भी अलग अलग अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के संबंधों पर हंगामा हुआ है और संसद की कार्यवाही एक बार फिर से जो है वो ठप हुई है। इस बीच देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस जाहिर तौर पर ये कह रही है, कांग्रेस ने, क्योंकि सरकार चाह रही है कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस ने विरोध किया है और कहा है कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष ये झूठ लोगों के सामने फैला रहा है और इसीलिए इस मामले पर जो है बात चर्चा की मांग की जा रही है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला। अब तक हंगामे में आगे दिखने वाली कांग्रेस इस दौरान बैकफुट पर नजर आई। उसके नेता सदन की कार्यवाही चलाने की मांग करते दिखे। इस पर सत्ता पक्ष ने आड़े हाथों लिया और कहा कि जब हंगामा खुद कर रहे तो ठीक था, हम कर रहे तो खराब है। बहरहाल अनुकूल मुद्दा है, जैसे कि अभी दीपिका ने भी जिक्र किया कि अनुकूल मुद्दा है तो हंगामा ठीक है, प्रतिकूल मुद्दा है तो गलत है। तो कार्रवाई पहले 12 बजे स्थगित हुई, फिर 2 बजे हुई, फिर 3 बजे और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने हस्तक्षेप किया। सत्ता पक्ष कांग्रेस के सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। अब देखिए इस मसले को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अडानी मामले पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही थी। संसद में हमने देखा, संसद परिसर में भी लगातार विपक्ष जो है विरोध करा था। स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा को घेर रही थी और अब भाजपा के हाथों एक बड़ा मसला लग गया है और इस मसले को समझिए, जाहिर तौर पर ये मसला ज्यादा इसीलिए सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है देशद्रोह की बात हो रही है, वो चीज़ें जो देश के खिलाफ जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मसला है जिसके जरिए डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है और चर्चा की मांग की जा रही है। तो इस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चूंकि अडानी के मसले पर आप चर्चा नहीं चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि पूरी तरह से इस मामले को ओवरशैडो कर लिया जाए, इसीलिए आप इस मसले को लेकर फ्रंट में आए हैं और संसद की कार्यवाही को बाधित करें। जाहिर सी बात है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। टीएमसी ने फिर अपना विरोध जाहिर किया। आईएनडीए ब्लॉक के नेतृत्व पर दावा किया है। देखिए, कांग्रेस से ना हो पाएगा कि ममता ही बीजेपी से लड़ने का मादा रखती हैं। अब देखिए आईएनडीए गठबंधन में फूट के स्वर जो थे वो मुखर हो गए मोनिका, और ये बड़ी बात है चूंकि साफ तौर पे आपको बता दें कि साफ तौर पर ममता बनर्जी ने अब ताल ठोक दी। ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि देखिए अब तो लड़ाई का जो स्वर है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं टीएमसी ही उठा सकती है। यानी कि यदि हम देखें टीएमसी अब आगे ये कह रही है कि यदि इसको लीड किए जाने की जब बात चलेगी तो साथ में ममता बनर्जी खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए विपक्षी इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व का विवाद बड़ा रूप ले रहा है। तृणमूल ने एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोका है। कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार करने की नसीहत दी है। पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ज्यादातर घटक दल नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं और मानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बस पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी में ही लड़ने का मादा है। टीएमसी ने इस दौरान बीजेपी के खिलाफ कमजोर स्ट्राइक रेट को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। संसद भवन परिसर में आजाद ने कहा कि ज्यादातर घटक दल बदलाव चाहते हैं, सक्षम नेतृत्व चाहते हैं। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी की ओर से सवाल उठ रहे। ममता के रूप में गठबंधन के पास एक बड़ा खिलाड़ी, कैसा खिलाड़ी है जिसके नेतृत्व क्षमता से दुनिया बखूबी परिचित है। शरद पवार पहले इसका समर्थन कर ही चुके हैं। और देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि समाजवादी पार्टी, देखिए ये नज़ारा अभी आप खुद ही देख पा रहे होंगे जब संसद की कार्यवाही चल रही है तो मुद्दे कुछ भी हों, दोनों ही जो है चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, दोनों में ही अलग अलग हो चुके हैं, यानी कि मुद्दे भी बढ़ चुके हैं। आपने देखा संबल का मुद्दा हुआ तो लगातार समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी। अडानी का मुद्दा चल रहा था तो कांग्रेस तख्ती, बैनर, पोस्टर लेकर अकेली खड़ी हुई थी, टीएमसी का भी साथ नहीं था। तो यहां से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो
स्वर हैं विस्फोट के, यानी कि जो स्वर हैं वो किस तरीके से मुखर होते जा रहे हैं, इसकी बानगी आपको देखिए। ये भी बता दें, तृणमूल ने फिर से इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर दावा जाहिर किया है। तो कांग्रेस का ये पलटवार भी सामने आया। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ सुन रही है, कांग्रेस ने पलटवार किया कि ममता का प्रभाव बस बंगाल तक सीमित है, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी है टीएमसी, और क्षेत्रीय पार्टी होने का ही दम ममता बनर्जी भी रखती हैं। एक नेशनल पार्टी को लीड करने की सामर्थ्य ममता बनर्जी में नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है। अब आप समझिए, इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर तृणमूल के दावे पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि टीएमसी और ममता का प्रभाव बस पश्चिम बंगाल तक सीमित है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ममता, उनकी पार्टी का व्यक्तित्व उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है, उतना बड़ा नहीं है जो उनके संदर्भ में या इंडिया ब्लॉक के लिए आप दावा ठोक रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि तृणमूल जो है वो लगातार दावे क्या कर रही है। देखिए, विपक्षी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व विवाद अब बड़ा रूप ले रहा है, जिसमें तृणमूल ने एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोक दिया। साफ तौर पे कहा कि देखिए, अब लीड करने की जब बारी आएगी तो लीड अब हम करेंगे। हालांकि ये जो सुगबुगाहट के स्वर है ना, लोकसभा चुनाव जब सामने आया था, जब आपने भी देखा होगा, तभी से ही दबे जबा में ममता बनर्जी कई मर्तबा अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी थी। हालांकि चूंकि उस वक्त चुनाव था, सभी को एक साथ दिखाना था, तो अपनी मंशा को जाहिर नहीं किया जा रहा था, लेकिन मन में बहुत कुछ था और शायद इंतजार किया जा रहा था एप्रोप्रिएट वर्ड का, एक सही समय का। तो आज ममता बनर्जी को वो समय सही लगा। तो फिलहाल देखिए, शिवसेना यूबीटी का फिलहाल साथ ममता बनर्जी को है। लड़नी है बड़ी और निर्णायक लड़ाई। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी बात कही जा रही है कि देखिए, अब हमें आगे और लड़ना है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व हो जो पूरे के पूरे INDIA गठबंधन को प्रॉपर तरीके से लीड कर सके, और क्षमता ममता बनर्जी में है। बिल्कुल, और इस गतिरोध की पीछे की बड़ी वजह यह भी है, देखिए जिस तरह से हार का सामना हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में, हरियाणा में, तो जाहिर है वो खींच है, और वो किस तरह से एक मौका ढूंढा जा रहा है, ये पता किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही इतनी बड़ी हार की, आखिर क्यों एनडीए को चुनौती नहीं दे पाए। तो शायद कहीं ना कहीं लीडरशिप में ही कमी रही थी। हालांकि लीडर कोई अभी ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि राहुल गांधी ऑफिशियली लीडर है, लेकिन एक बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर है, नेशनल पार्टी। और ये भी आपने देखा होगा पहले मोनिका कि कई मर्तबा, चाहे लोकसभा चुनाव में हम जिक्र भी कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी कई बार ममता बनर्जी बहुत खफा दिखाई दी थी। और ये जो सुगबुगाहट थी विधानसभा चुनाव जब आए थे, तभी कहा था कि देखिए सीटों का, यदि आप देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी अकेले ही ममता बनर्जी तमाम लोकसभा सीटों में पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले लड़ा था, इसमें कांग्रेस को बिल्कुल भी सीटें नहीं दी गई थी। तो चीज़ें वहीं से थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गई थी। और देखिए, एक सही वक्त का इंतजार, लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए, इसका हरियाणा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें वो खुश नहीं। अब ये कहा जाए कि देखिए, लीड तो मैं कर सकती हूँ और मैं लीड करूँगी। कांग्रेस ने यहाँ पे तंज कर दिया कि आप एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो आपका जो दबदबा है वो क्षेत्रीय तक ही सीमित है, आप एक पूरी नेशनल पार्टी को लीड नहीं कर सकती। तो अब देखना ये होगा कि इसमें मज़े जो है वो बीजेपी पुरतुर तरीके से फिलहाल लेती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी का सामना करने के लिए आए थे और आपस में वो गतिरोध दिख रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार को विश्वास मत, नावेकर निर्विरोध चुने गए हैं अध्यक्ष। नवभारत टाइम्स में इस खबर को इंपॉर्टेंस है। बीजेपी विधायक राहुल नावेकर को 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। देखिए, 1960 में राज्य के गठन के बाद से नार्वेकर विधानसभा स्पीकर पद पर दोबारा चुने जाने वाले दूसरे शख्स हैं। उनके पहले बाबा साहेब भारदे महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार 2 बार अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र सदस्य थे। आखिरी दिन बाकी बचे विधायकों में 4 ने शपथ ली। इसमें जयंत पाटिल, उनकी पार्टी, और 3 विधायक थे शिवसेना के विलास भमूरे और शिवसेना यूबीटी के वरुण सरदेसाई, मनोज जामसुतकर और एनसीपी के शेखर निकम ने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है। हालांकि बाद में स्पीकर ऑफिस में शपथ ले सकते थे। इधर महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे और आखिरी दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस विश्वास प्रस्ताव उनको पारित किया गया। इस प्रस्ताव को शिवसेना विधायक उदय सामंत ने पेश किया था। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र सरकार को विश्वास मत, नावेकर निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, सीएम तय हो चुके हैं, डिप्टी सीएम तय हो चुके हैं, और जिस तरह की बम्पर जीत मिली है सभी ने देखा। हालांकि देखिए, इस जीत के बाद विपक्ष ने सदन से सड़क तक ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी। इन सबके बीच सोमवार को यानी कि कल फडणवीस सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेकर को एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है। उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है। अब विपक्ष विधानसभा में विपक्ष का नेता पद और उपाध्यक्ष पद मांग रहा है, जिस पर सरकार ने अब तक अपनी भूमिका साफ नहीं की, रुख साफ नहीं किया है।
हालांकि देखिए, विपक्ष की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम दोनों ही पदों पर दावा करेंगे और उम्मीद है कि सरकार दे देगी। महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर से शुरू हो गया है। 88 सीटों वाली 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के 230 सदस्य हैं। इसीलिए बहुमत साबित करना महज औपचारिकता थी। जाहिर है, विधानमंडल के विशेष अधिवेशन में विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर को 15वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्होंने संडे को नामांकन पत्र दाखिल किया था। किसी ने भी विरोधी खेमे से नामांकन पत्र नहीं भरा। 1907 में राज्य के गठन के बाद से नार्वेकर इस पद पर दोबारा चुने जाने वाले विधानसभा के दूसरे सदस्य हैं। बालासाहेब भारती 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से दोबारा चुने जाने वाले एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष थे। बिल्कुल, देखिए कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पर फोटो यहाँ पर दैनिक भास्कर ने छापा हुआ है कि कल जैसे कि विधानसभा सत्र मोनिका शुरू हुआ तो यहाँ पर जो नवनिर्मित विधायक है ना, वो कोई लुइस मंडारी, उनको बताया कि देखिए यहाँ पर विधानसभा में माथा टेक रही हैं, तब वो एंट्री करी है। जयराम महतो बिल्कुल दंडवत हो गए। देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, कहूँगी अपने कैमरामैन से कि ठीक से इसको दिखाएं एक बार दफ़ा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं ये, और इसमें जाहिर सी बात है चूँकि विधानसभा में ये तस्वीरें आप तक ये पहुँचाती है। देखिए, एक विधानसभा नहीं है, एक मंदिर की तरह इसे हम कह सकते हैं कि ये मंदिर होता है, और इसमें किस तरीके से ये विधायक जब प्रवेश करते हैं पहली मरतबा आए तो उनका जो जेस्चर है वो देखते ही फिलहाल बन रहा था। चलिए, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, खबरें और भी हैं और लौटेंगे हम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह में सीएम ने 19 लोगों को दिए हैं कार्ड। कहा, सशक्त भारत के लिए स्वस्थ भारत का होना जरूरी है। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताया है। कहा कि एक ऐसी पहली बीमा योजना है जिसमें लाभार्थी को एक पैसा नहीं देना पड़ता। देश के हर नागरिक की स्वास्थ्य को लेकर लक्ष्य चलाया जा रहा है। इस योजना पर केंद्र प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ का जो श्रेय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सशक्त भारत के लिए निर्माण के लिए स्वस्थ भारत का होना जरूरी हो जाता है। दिग्विजयनाथ पार्क में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड वितरण समारोह को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। देखिए, आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह में सीएम ने 19 लोगों को ये कार्ड वितरित किए थे। जैसा कि आपको बताया हमने, सशक्त भारत के लिए स्वस्थ भारत होना का बहुत ज़रूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। देखिए, गोरखपुर में ये तमाम समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताया है। कहा कि ये पहली बीमा योजना है जिसमें लाभार्थी को एक भी रुपए यानी कि एक सिंगल पैनी नहीं देनी होती। देश के हर नागरिक की आरोग्यता का लक्ष्य लेकर इस योजना को प्रतिबद्ध रूप से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सशक्त भारत के निर्माण के लिए एक हेल्दी इंडिया, एक स्वस्थ भारत होना जरूरी है। अपील भी की कि बुजुर्ग आइए, आप कार्ड बनवाइए और पितृ ऋण और ऋण से उत्कृष्ट हो सकते हैं, यानी कि आप अपने जो सीनियर सिटीजन है या आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आप उनका कार्ड बनवाइए, और ये सुविधा जो है वो केंद्र सरकार आपको सीधे सीधे प्रदान कर रही है। तो देखिए, अब आपको समझिए, समारोह में 70 वर्ष से अधिक आयु के हजारों नागरिकों को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत में आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की खूबियां भी इस बीच गिनाई हैं। निर्माण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, यानी कि भारत सशक्त रूप से तभी निर्माण कर सकता है जब न सिर्फ बच्चे स्वस्थ हों, युवा स्वस्थ हों, बल्कि बुजुर्ग भी, उनका भी आप ख्याल रखें। और ये ख्याल रखना सिर्फ केंद्र सरकार ने तमाम बुजुर्गों के बारे में सोचा है, और इसी को ध्यान रखते हुए सीएम योगी ने तमाम बड़ी बातें कही। बिल्कुल, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। विकसित भारत के लिए इस बात का जिक्र किया गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के 40 स्कूलों, और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 40 स्कूलों में ये थ्रेड का मामला फिर से सामने आ गया। मोनिका, हम कह सकते हैं कि वापस से तमाम जो 40 स्कूल हैं उसमें कहा गया कि बम से उड़ाने की धमकी उनको एक बार फिर से दी गई। मई में आपको याद होगा कि मई में भी इस तरह की जो धमकी थी वो मिली थी। तो 40 स्कूलों को फिर से धमकी दी गई है, और
कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। तो फिलहाल देखिए 40 स्कूल, गुरुग्राम के 6 होटल्स को धमकी दी गई है, 30,000 अमेरिकी डॉलर भी मांगे गए। देखिए इस बार जो कहा गया था कि न सिर्फ मेल के जरिए धमकी आई है, बल्कि इस बार उनसे रकम की मांग भी की गई। दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम के 5 होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। शहर के 5 अलग अलग लोकेशन पर ये तमाम होटल स्थित हैं। इन होटल्स को मेल के जरिए धमकी दी गई है। गुरुग्राम पुलिस ने बॉम्बे स्क्वाड के साथ सभी होटल में सर्च ऑपरेशन चलाया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु फिलहाल हासिल नहीं हुई। पुलिस ने जांच के दौरान मेल को हॉक्स बताया है। गुरुग्राम पुलिस से मेल करने वाले एंटी ग्रुप के होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली में सोमवार को तकरीबन 40 स्कूलों को बम से धमकी वाला मेल आया और मेल में लगभग 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की गई। पुलिस ने एक अधिकारी को ये जानकारी साझा की। देखिए एक बार फिर से वो सनसनी फैलाने की कोशिश और उसी के मद्देनजर ये धमकी तस्वीर माफ कीजिएगा, ये सुर्खियां आपको दिखा रहे। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है, जिसमें जिक्र है कि दिल्ली के 40 स्कूल और गुड़गांव के 6 होटल्स को धमकी मिली है और बाकायदा 30,000 अमेरिकी डॉलर भी मांगे गए हैं। ईमेल में खुद को आतंकी संगठन KNR बताया है और ये लिखा है कि मेरा ये समूह भारत को बर्बाद कर देगा। इसके अलावा देखिए ये भी जानकारी ACP की तरफ से आई कि होटल्स को खाली कराकर डॉग और बॉम्ब स्क्वाड के साथ जांच की गई। जब कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली तो लोगों को वापस होटल्स भेज दिया गया। मेल कहां से आया है, किसने भेजा है, साइबर पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। इस बीच देखिए ये भी बताया गया है कि स्कूलों को धमकी मिलने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। ये पहली बार है जब बड़ी रकम की मांग की गई, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। स्कूल और होटल्स को धमकी देने वाले ने खुद को आतंकी संगठन KNR से जुड़ा हुआ बताया है और उसने कहा है कि हमारे मन में भारतीयों के लिए गहरी नफरत है। हम चाहते हैं कि वो सभी मर जाएं। मेरा समूह KNR भारत को बर्बाद कर देगा। बम खोजने के लिए शुभकामनाएं। धमकी मिलते ही दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस जाहिर तौर पर सक्रिय हो गई। स्कूल्स और होटल्स की जांच की गई। संदिग्ध नहीं मिला है। स्थानों पर हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भी बता दिए कि गुरुग्राम के होटल्स को ये धमकी भरा मेल जो है ये संडे रात 2:45 बजे भेजा गया। पुलिस का कहना है कि सभी मेल से डराने के लिए किए गए। जो सिस्टम से मेल भेजे गए हैं उसका IP एड्रेस जो है उसकी जांच की जा रही है। बता दें कि गुरुग्राम में इंडी समूह के 5 होटल हैं जो साइबर सिटी, सिग्नेचर टावर, सेक्टर 45, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सेक्टर 49 और 29 में स्थित है। उसके बाद सोमवार सुबह 9:30 बजे साइबर सिटी स्थित होटल के सिस्टम में जब धमकी भरा ईमेल मिला तो सूचना जाहिर है पुलिस को दी गई। इसमें इंडी समूह के सभी होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद अलग अलग थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से होटल्स को खाली कराया गया और उसके बाद हर कमरे की गहनता से जांच की गई। पार्किंग, लिफ्ट की जांच की गई। कॉमन एरिया को भी सर्च किया गया और होटल के आसपास की जगह जो है वो भी तलाश की गई। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इसके अलावा बता दें कि DLF फेज 1 स्थित गोल्डन ट्यूलिप होटल को भी ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यहाँ भी जांच की गई और बहुत सारे स्कूल्स का जिक्र भी इसमें किया गया है। तो देखिए जाहिर है इससे पहले जो धमकी थी कई दफ़ा हमने देखा कि दिल्ली में धमकी दी गई है स्कूल्स को। ऐसा नोएडा, गाजियाबाद में भी हुआ है और उसके अलावा ये भी जिक्र आपके साथ कर ले कि हमने अहमदाबाद में भी देखा है। तो कहीं ना कहीं जो मंशा है धमकी देने वाले की वो ये कि लोगों के बीच सनसनी फैले, उनका कहीं ना कहीं जो मन का चैन और सुकून है वो ख़राब हो। हालांकि इस दफ़ा जिस तरह से रकम ये भेजी गई है और ईमेल में जिन बातों का जिक्र किया गया है, इसके बाद हालांकि पुलिस ने कहा कि फ़िलहाल जांच तो की जा रही है, लेकिन जो मेन चीज़ नज़र आ रही है फ़िलहाल दृष्टिकोण अगर हम देखें प्रथम दृष्टिकोण में तो यही है कि लोगों के बीच खौफ पैदा करना, जो उनका डेली रूटीन है उसे डिस्टर्ब करना और उसी दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया है। पहला जांच की जा रही है कि आखिर किसकी हरकत है और उसके बाद जाहिर तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि स्कूल में अगर आप समझ रहे हैं अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और उसके बाद दीपिका अगर इस तरह की कोई खबर आती है तो जाहिर तौर पर कितने लोग अपने आप पे डर पैदा हो जाता है, सनसनी फैल जाती है। क्योंकि आपको याद होगा ये पहली मर्तबा नहीं है। मई में भी किस तरीके से लगभग 200 स्कूलों को धमकी मिली थी। इसके अलावा आपको याद होगा कि एयरलाइंस को भी धमकी दी गई थी, एयरलाइंस को भी उड़ाने की बात की गई थी। उस बीच एयरवेज को कितना नुकसान हुआ था ये आप और हम जानते हैं। कितनी फ़्लाइट्स को रद्द करना पड़ा था, कितनी फ़्लाइट्स डिले हो गई थी। तो वो एक लमसम बहुत ज़्यादा नुकसान जो था उस वक्त तमाम जो एयरलाइंस थी उनको हुआ था।
फिलहाल अब देखिए, अब इसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी, पता लगाया जाएगा इसके पीछे और किसका इसमें एक हाथ बात है। ये भी जरा समझिए, जिन स्कूलों का जिक्र है जहां पर हाँ। ये मिला है, वहां पर अगले दिन अभिभावक अपने बच्चों को किस सोच के साथ भेज रहे होंगे। Exactly। जाहिर है नॉर्मलाइज चीजें हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो डर तो है मन में, वो सुकून तो कहीं अच्छा, ना कहीं बैक चला टू ही बैक जाता इस है। तरह की जब मेल्स आते हैं ना मोनिका, तो वाकई में ये जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में डर पैदा होता है कि अब पहले यही तमाम चीज़ें आपने मई में देखी, 3-4 महीने के बाद वापस से। अच्छा, इस बीच आपको ये भी याद होगा सीआरपीएफ कैंप के पास में बिल्कुल ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट भी हुआ अब जो था। ये खबरें आती ना, इससे दहशत का माहौल बन जाता है और ये मेक श्योर करना होगा सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार भी क्यों ना हो, केंद्र सरकार भी क्यों ना हो, ये डर जो है वो खत्म किया जाए और जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि मेल कहाँ से पास हो रहे हैं, कहाँ से ये, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं और इसके पीछे मंशा क्या है। इस बार तो थोड़ा गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर अमेरिकी डॉलर 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की गई है, यानी कि इस बार उन्होंने अपनी मांग भी रखी है। और बिल्कुल जिस तरह का कंटेंट लिखा है कि हमारे मन में नफरत है भारतीयों के लिए और इस तरह की चीजें हैं, तो जाहिर है वो खतरा और वो डर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते बांग्लादेश की। बांग्लादेश के समक्ष उठाया हिंदू का मुद्दा। ढाका में दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के बीच सालाना बैठक में भारत के विदेश सचिव मिस्री ने बात रखी है। देखिए बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है, हालांकि अलग अलग अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात में उन्होंने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत से पहले उच्च स्तरीय दौरे में मिस्री बांग्लादेश गए हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समेत जो बाकी अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है, देखिए वाकई में ये जो दौरा है कई मायनों में खास हो चला है। ढाका में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच ये सालाना बैठक हुई। भारत के विदेश सचिव मिस्री में अपनी बड़ी बातें रखी हैं। विदेश सचिव ने तमाम बड़ी बातें कही, तमाम बड़ी बातें बोली। हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। बांग्लादेश ने कहा कि हर नागरिक की रक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध होंगे, ये हमारा आंतरिक मामला है। भारत से चाहते हैं रचनात्मक संबंध, ये बांग्लादेश ने कहा। देखिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बांग्लादेश सरकार अपने नागरिकों, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, वो रक्षा चाहते हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इसके साथ ही बांग्लादेश के विदेश सचिव ने बैठक में अगरतला में उप उच्चायुक्त की परिसंपत्तियों और पर हुए हमले के मुद्दे को भी उठाया। बांग्लादेश के साथ भारत के साथ परस्पर आदर बराबरी के आधार पर रचनात्मक संबंध प्रकाश डालते हुए तमाम बड़ी बातें कही। 1966 के गंगा जल बंटवारे पर दोबारा बातचीत शुरू करने का भी जिक्र किया गया, ये पहल करने की बात कही गई है। तो फिलहाल विदेश सचिव जशीमुद्दीन ने सार्क संगठन को फिर से शुरू करने की मांग भी रखी है। तो फिलहाल भारत ने सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अधिकारियों के समक्ष तमाम बड़ी बातें रखी। आपसी सौहार्द कायम रहे, ये हमेशा से कोशिश भारत की होती है और भारत ने यही अप्रोच के साथ तमाम बड़ी बातें रखी हैं। अब देखिए ये देखना होगा कि जिस वक्त हिंदुओं के साथ जो व्यवहार वहाँ किया जा रहा है, जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर भारत ने क्या कुछ रुख अख्तियार किया है, ये कुछ टाइम बाद और भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि कोशिश यही रहती है भारत की कि जो आपसी संबंध है पड़ोसी राष्ट्रों के साथ वो अच्छे हों, पड़ोसी देशों के साथ वो बढ़िया हो, जिससे कि एक सौहार्दपूर्वक माहौल में हम रह पाएं। बहरहाल इस मुलाकात के कई मायने और भी तरीके से निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है जाहिर तौर पर गंभीर है और इसे देखिए भारत में भी अलग अलग जगह कितने प्रोटेस्ट हुए हैं। सरकार से कहा गया है कि वो बात करे बांग्लादेश की सरकार से। यूएस में भी हमने देखा, वहाँ भी जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे थे जो बाइडेन से। उन्होंने इस बाबत अपील भी की कि वो भी इस मामले में हस्तक्षेप करे अपने तरह से, क्योंकि अमेरिका भी एक बड़ा देश है। और हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले को उठाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने 16 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। सिसोदिया राखी की सीट बदली है। अवध ओझा का टिकट काट दिया है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है और भी अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। बिल्कुल, देखिए वाकई में बड़ी खबर भी है, जो कि आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट में आपने देखा होगा किस तरीके से जो नए चेहरे हैं उनको जगह दी गई थी, और ठीक इसी की तरह आपको बता दें तो फिलहाल विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में अब वर्तमान विधायकों पर ही झाड़ू चला दी गई। 20 प्रत्याशियों के नाम की ये सूची जारी की गई। सूची में 17 नए चेहरों पर दाव लगाया गया है। तो फिलहाल देखिए उप मुख्यमंत्री मनीष सहित 2 विधायकों की सीट बदल दी गई। आपने 13 विधायकों के टिकट भी काटे हैं। तो राजनीति से
किनारा करने की घोषणा करने वाले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और आप नेता दिलीप पांडे को भी जोड़ें तो आपने 15 सीटों पर चेहरों को बदला है। इसमें पिता की जगह 2 सीटें बेटों को टिकट देने के सामने मामला आया है और इस सूची में 20 में से एक भी विधायक ऐसा नहीं जिसे वर्तमान सीट पर टिकट दिया गया हो। देखिए 20 की सूची जारी कर 2 को छोड़ सभी विधायकों का टिकट कटा है और आप समझिए क्यों कटा है, क्योंकि देखिए आप दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने और उसी चुनौती से निपटने के लिए हर भरसक कोशिश की जा रही है। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उन चेहरों को बदला जा रहा है जिन चेहरों को लेकर आम आदमी पार्टी में डर है कि कहीं लोगों के बीच इन चेहरों को लेकर असंतुष्टि का भाव तो नहीं है। सीट्स भी बदली जा रही हैं। अब जैसे अवध ओझा पटपड़गंज से चुनावी मैदान में, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, राखी बिरलान मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी। तो हर वो कोशिश की जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार चुनौती बड़ी है। और जैसा कि होता है कि जनता अमूमन बदलाव चाहती है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को भी पता है। और पिछले दिनों जिस तरह की किरकिरी हुई है वो भी हम सब ने देखा। अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं और अब जिस तरह से बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरी है अलग अलग मसलों को लेकर, वो भी हमने देखा। चाहे हम एमसीडी की बात कर लें, जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भरा है उसे लेकर भी आम आदमी पार्टी की कितनी किरकिरी हुई है। दूसरे पानी, जब दिल्ली में पानी की कमी हो गई गर्मी के भरे मौसम में, लोग किस तरह से सड़कों पर लाइन लगाकर लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इश्यूज हमने देखे। यमुना की सफाई का मसला, प्रदूषण का मसला, इन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक आम आदमी पार्टी पर नजर आई है और आम आदमी पार्टी वही बेबस किरदार में। तो जाहिर है आम जनता के बीच ये बात तो कहीं ना कहीं मन में उनके घर कर गई होगी कि एक बार इन्हें फिर से चुन लेते हैं तो ये हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे और फिर वही सब बात शुरू हो जाएगी। सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फूटेगा, तो आपको हम किस लिए चुन रहे हैं। तो ये जो मैसेज आम आदमी पार्टी ने पहले कन्वे कर दिया कि हम कर ही क्या सकते हैं, कहीं इस कर क्या सकते का आपको नतीजा इन चुनावों में ना भुगतना पड़ जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। और शायद ये डैमेज कंट्रोल के रूप में देख सकते हैं। कितना कारगर होगा ये तो देखना होगा। अच्छा, डैमेज कंट्रोल क्या कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मोनिका हम शुरू से यही कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बनी हुई है, तमाम जो कमियां थी, तमाम जो लूप होल्स थे वो सभी ने देखे, जैसा मोनिका भी आपको बताई थी। दूसरी बात आती है छवि की। अपनी छवि को भी साफ सुथरा बताना है, ये एक पहली प्राथमिकता। हालांकि जो टिकट कटे हैं या टिकट में नाम चेंज हुए, इसके मायने भी आपको जरा समझा देते हैं। बिसरी बदली है सिसोदिया की सीट, ऐसा समझ लीजिए सिसोदिया तक की सीट बदल दी गई। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया की सीट पार्टी के सर्वे के बाद बदली गई है। 2020 में सिसोदिया यहां पर सिर्फ 3207 वोटों से जीते थे और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में आप कोई चांस लेना नहीं चाहती है। आप अब तक 70 में से 31 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी। इसमें से सिर्फ 2 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया। बीते विधानसभा चुनाव में 70 में से 26 नए चेहरे उतारे गए थे। तो फिलहाल देखिए, जिताऊ उम्मीदवार पहली शर्त होती है। दूसरी बात, एक ऐसे चेहरों को मौका दिया जाए जिन्होंने जनता के बीच में अपनी छवि को दुरुस्त रखा हो, पाक साफ रखा हो। ये दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती कि जनता के बीच में वो किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, लोग उन्हें कितना जानते हैं। तो जनप्रतिनिधि का जानना समझना ये भी बहुत लाजमी हो जाता है। इसी आधार पर पूरी क्रोनोलॉजी को कह सकते हैं आम आदमी पार्टी समझ रही है, सर्वे कर रही है। इसके बाद प्रत्याशी को वहां पर उतारा जाता है। कोई चांस यहाँ पर आम आदमी पार्टी फिलहाल भी नजर नहीं आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। धर्म के आधार पर नहीं आरक्षण दिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया सकता। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है। बिल्कुल, और चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है, जिसमें बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के 22 मई के फैसले को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका समेत सभी याचिकाएं जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। जस्टिस गवई ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं है, ये पिछड़ेपन के आधार पर। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो 7 जनवरी को विस्तृत दलीलें सुनेगी। देखिए, आपको इस खबर तक हम दिखा भी, देखिए इस खबर को छापा भी गया है।
अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने। और देखिए तमाम बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष अदालत में ये सुनवाई चल रही थी। अंतरिम आदेश या हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया गया है। पिछली सुनवाई की मांग पर तमाम लोग अड़े थे। तो याचिकाकर्ता ने क्या बात रखी, जरा ये भी जान लीजिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने राज्य सरकार की दलीलों का खंडन किया। कहा कि आरक्षण के बिना किसी आंकड़े या सर्वेक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग को दरकिनार करते हुए दिया गया है। 2010 में तत्कालीन सीएम के बयान को तुरंत के बाद आयोग से परामर्श के बिना 77 समुदायों के लिए आरक्षण दिया गया। हाईकोर्ट का फैसला भी समझ लीजिए, चूंकि हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था इस बाबत। हाईकोर्ट ने 77 जातियों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां व सरकारी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण को अवैध ठहरा दिया गया था। वास्तव में इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म ही एक लौता मानदंड प्रतीत होता है। 77 वर्गों का पिछड़ा वर्ग में चयन समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय का अपमान है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की। 77 जातियों के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के दर्जे को रद्द कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर धर्म में आपको बता दें कि मुसलमान जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए हम आरक्षण तब मुहैया कराएं, तब दें जब वो आर्थिक रूप से संपन्न ना हो। ये सभी करता है, हर आमो खास को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे सवर्ण वर्ग का हो, किसी का भी हो, यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो आप उसे आरक्षण दीजिए, नहीं तो आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पेशली एक कास्ट के आधार पर, एक धर्म के आधार पर। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते, बात कर लेते संभल की। सर्वे रिपोर्ट पेश करने को एडवोकेट कमिश्नर ने मांगे 15 दिन की मोहलत मांगी है। मस्जिद कमेटी की आपत्ति है इस पे। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है डिटेल में। देखिए जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में कल पेश नहीं हो पाई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों से अभी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाने की जानकारी साझा की। साथ ही 15 दिन का समय और देने का अनुरोध किया। इस पर जामा मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। कमेटी के अधिवक्ता शकील वारसी ने प्रार्थना पत्र देकर समय नहीं देने को कहा। हालांकि कोर्ट ने अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। उधर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी सदर जफर अली ने बुधवार तक याचिका दायर करने की बात कही। तो देखिए 15 दिन का वक्त मांगा गया है और ये बता दें कि एडवोकेट कमिश्नर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। वहां सुनवाई होने तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी है, ये तो आपको पता ही है। इस वजह से सिविल जज कोर्ट ने फैसला नहीं लिया है। कोर्ट में 29 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन उन्होंने 10 दिन का समय ले लिया है। इस बीच ये बता दें कि हिंसा किस तरह से भड़की थी, आपको याद ही होगा। फिलहाल 13 मकानों की तलाशी ली गई है। 10 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से 93 पूड़ियाँ स्मैक, 2 तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल स्थिति को सामान्य, हालांकि तकरीबन सामान्य, लेकिन फिर भी जो आखिरी कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। सिविल जज कोर्ट में 19 नवंबर को 8 लोगों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संभल की जामा मस्जिद में मंदिर होने का जो वाद दायर किया था। कोर्ट ने उसी दिन सर्वे आदेश कर एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है। तो देखिए 2 चरणों में सर्वे हो चुके हैं और अब सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सामने आनी है। सर्वे की रिपोर्ट को लेकर फिलहाल कमिश्नर ने वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट बन चुकी है, एग्जामिन उसे करना है, एनालिसिस करना है जो आखिरी चरण में, और उसके लिए वक्त चाहिए। फिलहाल इस पर कहा कुछ नहीं गया है, लेकिन देखना होगा कि आखिर सर्वे जिसे लेकर इतना हो हल्ला हुआ है, हिंसा हुई है, कई लोगों की जान गई है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वहाँ के लोगों ने सफ़र किया है, इंटरनेट सेवाएं बंद हुई हैं, पूरा एरिया सील करना पड़ा है। उस सर्वे में आखिर निकल कर सामने क्या आता है, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा कि वहाँ पर हिंदू हरिहर मंदिर था और मुस्लिम पक्ष का दावा कि यहाँ पर बाबर ने 1519 में मस्जिद बनवाई थी, यहाँ मस्जिद है और लंबे समय से नमाज अता कर रहे हैं, हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई है। बहरहाल वो सर्वे जिसे लेकर इतना विवाद हो रहा है उसमें क्या निकल कर आता है, उसके लिए वक्त मांगा गया है। अच्छा बिल्कुल मोनिका, बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सर्वे को लेकर इतनी ज़बरदस्त तरीके से कौतूहल मचा हुआ है। मस्जिद कमेटी इस बीच बोल रही है कि पहले भी तो आपने वक्त लिया था, फिर और मांगने का क्या औचित्य है। यहाँ मस्जिद कमेटी जो है बहुत खफा नजर आ रही है।
मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता शकील वासी ने कहा कि पूर्व में भी न्यायालय ने 10 दिन का समय मांगा था ना, उसके बाद भी आपने कोई मामला या फिर क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। न्यायालय ने अभी इस पर निर्णय नहीं दिया। हमारी आपत्ति के बाद उम्मीद है कि जल्द ही कोर्ट कमिश्नर अपनी जो रिपोर्ट है उसे पेश करेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के 26वें गवर्नर। दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। वो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत संजय मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। ये कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा। शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को अमर उजाला ने भी छापा है। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है। इस जगह जरा डिटेल भी आपको बता देते हैं। नई आयकर व्यवस्था को लागू करने में मल्होत्रा की भूमिका, देखिए कहाँ कर उनकी एक्सपर्टीज है, ये भी बकाया बताया गया है कि नई आयकर व्यवस्था को लागू करने में मल्होत्रा की भूमिका अहम है। आम सहमति में भी वो माहिर हैं, यानी कि जो उनकी एक्सपर्टीज है वो भी गिनाई गई हैं। और वित्त मंत्री से संबंध भी उनके अच्छे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता है। तो राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मल्होत्रा के पास वित्त व कराधान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ ही सार्वजनिक नीति 33 साल की अधिक का उनको अनुभव है, और उनका अनुभव जो है वो आगे सभी के काम आएगा। आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और अमेरिका में प्रिंसटन विश्वविद्यालय पब्लिक पॉलिसी मास्टर होल मल्होत्रा के वित्त मंत्री से संबंध भी अच्छे हैं। उधर दास उर्जित पटेल ने इस्तीफे के बाद 22 दिसंबर 2018 को 25वें गवर्नर बने थे। 3 साल के कार्यकाल के बाद सेवा का विस्तार उनको तब मिला था। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा अपने काम के लिए अपने नए तरीकों से पीएम नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नौकरशाहों में गिने जाते हैं। 2024 के बजट बनाने में उनकी अहम भूमिका उस वक्त भी सामने आई थी, और उनका शुमार वित्तीय मामले में सुधारवादी मजबूती से काम करने का अवसर है। और यानी कि जो उनका 31 साल का जो एक बड़ा अनुभव है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, वो कहीं ना कहीं देश में और देश के लिए काम में आएंगी, ये सभी सुनिश्चित करते हैं। चलिए, और इसी के साथ मोनिका, सुर्खी अखबार के में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कल तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप नमस्कार।